कब जाती है। आज जनाब अब चलते हैं अपने गेस्ट के इंट्रोडक्शन की तरफ। हमारे पास दो अमेजिंग से गेस्ट हैं, उनके साथ हम उनकी स्टोरी भी शेयर करेंगे, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप पे भी बात होगी, ओवरसीज पाकिस्तानीज के ऊपर बात होगी, और यस एक और भी टॉपिक है हमारा जो आजकल कुछ थोड़ा सा पीछे चला गया है बैकफुट पे, वो है क्रिप्टो करेंसी की। उसका क्या सीन है, याद होगा आपको कि क्रिप्टो करेंसी भी हुआ करती थी जिसके ऊपर जो है बड़ा बात की जा रही थी, लेकिन आजकल तो उसमें पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है। तो वो क्या है उसके ऊपर भी बात करेंगे। चलते हैं जनाब अपने गेस्ट के इंट्रोडक्शन की तरफ। तो जनाब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं आज जहांजेब आलम साहब, जिनकी एक बड़ी मज़ेदार किस्म की स्टोरी है। वो स्टोरी ये है कि जी पैदा हुए, ही वॉज बॉर्न इन सऊदी अरेबिया, फिर उन्होंने तालीम हासिल की है सिंगापुर और यूक्रेन में, और उसके बाद यूएई में अपना बिजनेस स्टार्ट किया। और क्रिकेट के भी शायकीन हैं, क्रिकेट में केपीएल के अंदर भी इनका जो है कुछ प्रोफाइल है, उसके बारे में बात करेंगे। उनके साथ जनाब बैठे हुए हैं वकास, और वकास जो है हमारे प्रोग्राम में पहले भी आते रहे हैं, एक एंटरप्रेन्योर हैं, अपनी कंपनीज हैं इनकी, और ये भी बात करेंगे कुछ क्रिप्टो के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम वकास। अस्सलाम वालेकुम जहांजेब। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। शुक्रिया। सबसे पहले तो जहांजेब साहब आपसे हम स्टार्ट करते हैं। ये मुझे बताएं कि पूरी दुनिया में माशाल्लाह आपका जो चाइल्डहुड है वो फैला हुआ है, तो ये किस तरीके से, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आप सऊदी अरेबिया में पैदा हुए, फिर किस तरह से आप सिंगापुर गए। बेसिकली मेरे फादर जो थे वो सऊदी अरेबिया में जॉब करते थे, ओके। तो ज़ाहिर बर्थ वहीं की थी हमारी। उसके बाद एजुकेशन के लिए ऑफ कोर्स सऊदीया में या जो जीसीसी में जो बच्चे पैदा होते हैं या पढ़ाई करते हैं, उनकी एजुकेशन ज़्यादातर जो है उनके पेरेंट्स की कोशिश होती है कि वो इंटरनेशनल रहे, पाकिस्तान में ना रहे हालात की वजह से। तो मेरा भी ऐसी सिलसिला बना, मैंने सिंगापुर से कुछ स्टडीज़ की, उसके बाद रशिया चला गया, यूक्रेन में कीव यूनिवर्सिटी में मुझे स्कॉलरशिप मिल गई। ओके। तो किस चीज़ में आपको स्कॉलरशिप मिला? बीएस में, बैचलर इन कंप्यूटर साइंस के अंदर। जी ओके। तो उसके बाद फिर क्या कहते हैं वापस दुबई आ गए, दुबई में आके बिजनेस स्टार्ट किया। एंड 2017-18 में फादर की तबीयत ज़्यादा बेहतर ना रही, तो फिर माइग्रेटेड टू कराची और फिर वहाँ बिजनेस स्टार्ट करते रहे। अच्छा, लेकिन आपका जो बिजनेस है वो आपने दुबई में भी स्टार्ट किया? व्हाट इज दैट? दुबई में 2002 से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, प्रॉपर्टीज़ में ही किया था। पहले जॉब की, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में पाकिस्तान को एक नुमाया अंदाज में मैंने फ्रंट फेस दिया वहाँ पर। और अच्छा, वो क्या था, आई मीन किस तरीके से पाकिस्तान की प्रॉपर्टी को आप हाईलाइट करते थे वहाँ? नहीं, हम एज अ पाकिस्तानी वहाँ प्रॉपर्टी का काम करते थे। दुबई में एक बूम आया था 2002 से लेके 2007 तक, उस बूम का हम हिस्सा थे। अजमान में हमने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए, स्टार्ट किए, और पाकिस्तानियों में बेस्ट सेटल्ड अवार्ड शेख मोहम्मद से लिया इन सब प्रोजेक्ट्स करने में। जी अच्छा, नहीं वैसे आप मुझे एक बात बताएं, अभी दुबई के ऊपर हम थोड़ी सी आपसे और बात करेंगे। आपको पता है रिसेंटली दुबई हैज़ बीन रैंक्ड 5th टॉप कंट्री, चाहे वो इन्वेस्टमेंट है, चाहे एजुकेशन है, चाहे सियाहत है, और रियल इस्टेट भी है। रियल इस्टेट की क्या हालात है वहाँ जनाब, बात करेंगे जहांजेब साहब से। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वक्त आ जाता है क्विक न्यूज़ ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक सुबह खैर पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुश आमदेद। और जनाब ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी गर्मा गर्म गुफ्तगू तो खैर ऑफ द स्क्रीन भी हो रही थी, लेकिन हम वापस चलते हैं दुबई में। जनाब आप बात कर रहे थे जहांजेब साहब कि दुबई में बूम आया था, तो अभी पिछले दिनों दुबई हैज़ बीन रैंक्ड इन द टॉप 5 सिटीज़, जिसमें जनाब आप रियल स्टेट, टूरिज्म और बहुत सारी और जो उसमें चीज़ें थी कि टॉप 5 कंट्रीज़ में, और अगर रीजनल उसमें देखें तो इट्स द नंबर 1 पोजीशन उसने रैंक की। एग्जैक्टली ऐसे ही देखें, जब भी किसी कंट्री का विजनरी मतलब कोई भी, जिस तरह फादर कहते हैं, अगर फादर विजनरी हो तो बच्चे उसके विजनरी होते हैं। जिस तरह शेख मोहम्मद के आने के बाद से उन्होंने दुबई का विजन ही चेंज कर दिया। उन्होंने एक प्लान ऐसा किया जहाँ पे उन्होंने इस बात, क्योंकि ओवरऑल जीसीसी के अंदर ऐसा होता है कि वो उनको ये बहुत एहसास रहता है कि जी हम सऊदी हैं, हम कतरी हैं, हम कुवैती हैं, लेकिन दुबई ने ये कॉन्सेप्ट हटा दिया। दुबई ने तमाम इंटरनेशनल लोगों को वेलकम किया और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो लोगों की सोच थी उसको मजबूत लाते हुए अपनी कंट्री को जो है उन्होंने आगे बढ़ाया। और मैं समझता हूँ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग और फास्टेस्ट सक्सेसफुल कंट्रीज़ में अब उसका नाम आता है।
तो इसी तरीके से जब इन्होंने स्टार्ट किया तो 2007 में प्रॉपर्टी का एक बहुत बड़ा बूम आया, हमने भी वहीं से बिज़नेस स्टार्ट किया। बहुत ज़बरदस्त वक्त था वो पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन ज़ाहिर है जिस चीज़ का उरूज है उसका जवाल भी है। फिर वहाँ पे एक प्रॉब्लम भी आई, तमाम लोगों ने काफ़ी परेशान हुए। असल में होता ये है कि हम जो पाकिस्तानी लोग होते हैं ना, जब हम काम करते हैं तो अपने लिमिट्स भूल जाते हैं कि हमारी क्या लिमिट्स होनी चाहिए, हमें कहाँ तक खेलना चाहिए। वो हम जब चेस बोर्ड खेलते हैं ना तो प्लेयर्स कहते हैं जज्बात की रूह में बह जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और चेस बोर्ड खेलने के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है यू शुड नो व्हेन टू एग्जिट। सिर्फ प्ले नहीं करते हैं। तो पाकिस्तानी ये होता है कि जब उसको पैसा आ रहा होता है तो उसको ये नहीं पता होता है कि जी अब उसने क्या करना है। वो कहता है मरना जीना यही है, बल्कि एज अ मुस्लिम हमें पता होना चाहिए कि उरूज को जवाल और जवाल को उरूज है, तो इंसान को अपने लिमिट्स में रहना चाहिए, म्यान रवि में रहना चाहिए। लेकिन वहाँ पाकिस्तानियों ने बहुत बर्बादी की, बहुत कुछ किया। अच्छा, क्या किया थोड़ा सा मैं चाहूंगी आप गाइड करें, ताकि अगर कोई गलती कोई करने जा रहा है तो वो उसको दोहराए ना या ना करे। बिजनेस इंसान करता है ना तो बिजनेस इंसान अपनी वो कहते हैं चादर देख के पैर फैलाना चाहिए। वहाँ पाकिस्तानियों ने क्या किया कि जब आपका एक अच्छी कोई डील लॉक हो गई है, एक अच्छा कोई प्रोजेक्ट हो गया, तो उन्होंने बेतहाशा प्रोजेक्ट्स, बेतहाशा डीलें, बड़े बड़े ऑफिसेज उनको कॉपी करना शुरू कर दिया जो पहले से मल्टी मिलियनियर लोग थे। देखिए इंसान को अपने जीतने के लिए खेलना चाहिए, किसी को हराने के लिए, किसी को देख कर काम नहीं करना चाहिए। तो कामयाबी जो है ना उसी को मिलती है जो अपने विजन के ऊपर काम करता है। लेकिन हम लोग की ज़्यादातर प्रॉब्लम ये है पाकिस्तानियों की, और कि वो जो है ना दूसरों को देख के बिजनेस करते हैं। exactly. अगर एक आदमी जो है वो कहते हैं हम प्राडो खरीदेगा तो मेरी कैपेसिटी है नहीं है, मुझे भी प्राडो ही चाहिए। हम एक दूसरे को देख के बिजनेस करते हैं जो कि बड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन हम जज भी तो करते हैं ना। अब देखिए आपके पास प्राडो है और मेरे पास नहीं है, तो लोग आपको ज्यादा इज्जत देंगे ना। तो फिर मुझे भी तो आपकी जितनी इज्जत चाहिए, तो फिर प्राडो तो लेनी चाहिए। मैं किस्तों पे लूं चाहे मैं उधार मांग के लूं। नहीं देखिए अब यही बात है कि ये पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है, बाहर मुल्कों में बाहर प्राडो से जज नहीं किया जाता। तो सारी अच्छी गाड़ियां तो वैसे ही बाहर हैं। जी हाँ, लेकिन फिर भी बाहर गाड़ियों की दौड़ में तो वो हमसे कहीं आगे हैं बहुत ज्यादा। यूएई का मुकाबला पूरा वर्ल्ड नहीं कर सकता। यहाँ आके बड़ी अच्छी सी गाड़ी में आप घूम रहे हैं ना, बड़ा आपको अपना हाई फाई वो जो है ना बड़ा स्टैंडर्ड फील हो रहा है। बाहर से बंदा आता है कहता है ये गाड़ी तो कब की खत्म हो चुकी है हमारे मुल्क में। बेसिकली गाड़ी की बात करते हैं तो मेरा अपना वहाँ पे बिजनेस रेंट कार के नाम से रेंट। अच्छा ओके राइट। एंड आई वाज हैविंग 147 V8 लैंड क्रूजर्स। सही। और मुझे जो है शेख हमदान ने गिफ्ट भी किया। आप अपने सारे असासे यहाँ जाहिर ना करें, मतलब आपकी मतलब FBI वाले भी आपके पीछे लग सकते हैं और भी बहुत सारे अफराद आपके पीछे लग सकते हैं। ऐसा इशू नहीं है। नहीं अच्छा, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि देखें आजकल जो यंग जनरेशन है ना, हमें बहुत जल्दी पैसा कमाने का शौक हो गया और हम चाहते हैं कि नहीं तो आप भी तो यंग है माशाल्लाह से बहुत। नहीं अब तो नहीं है, बहरहाल कम उम्र में ही आपने माशाल्लाह बड़ा नाम कमाया माशाल्लाह। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो बिजनेस करने का प्लान करते हैं उनको ये पता चलना चाहिए कि हम ग्रास रूट से बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज, रेनी डेज को क्रॉस करके इंसान कामयाब हो सकता है। ये बहुत आपने प्यारी बात की है। मैं चाहूंगी इसके ऊपर थोड़ा सा आप क्लैरिफिकेशन दें। सबसे पहले तो ये पता आपके कितने बिजनेसेस हैं, और बिजनेस जब स्टार्ट होता है ना, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जी। अपना बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप की इतना ग्लैमराइज कर दिया गया है इसको कि लोगों को ये पता ही नहीं है कि व्हाट हार्डशिप इट एक्चुअली रिक्वायर्स। आपको कितना थिक स्किन्ड होना पड़ता है इसके लिए। एक्चुअली बात ये है कि कोई भी बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं, बेसिकली अगर हम जॉब की बात करते हैं, कोई बंदा जब बैंक में जॉब करता है तो वो ऐसा पंक्चुअलिटी से 9 to 5 की जॉब कर रहा होता है जैसे उसको 1 मिनट लेट ना हो। लेकिन जब अपने बिजनेस की बात आती है तो हम सबसे पहले तो उठने हम खुद के बॉस बन जाते हैं ना। आप खुद के बॉस हैं ना। पहले तो हम ये करते हैं कि जी हमारा टाइमिंग जो है ना बॉस वाला होता है 11 बजे ऑफिस जाना है। तो ऐसे नहीं होता। जब अपना काम होता है तो इंसान को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं, ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ती हैं और बहुत सोच समझ के कदम रखना पड़ता है। जॉब के अंदर तो मंथ के एंड में कुछ भी होगा, आपका अकाउंट टॉप अप हो जाता है आपकी सैलरी से, मगर बिजनेस इज़ नॉट लाइक दैट। बिजनेस में आपकी एवरी डे की एफर्ट काउंट करती है आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। और इट डजंट मीन कि अगर आपने एक दिन बहुत अच्छा कोई बिजनेस कर लिया है तो वो पैसा आपने उसी दिन सस्टेन रहेगा नहीं। और दूसरा ये भी चीज़ है ना कि आपका एक महीना बहुत अच्छा जाता है, फिर अगला 2-3 महीनों के बाद फिर ऐसे ज़रूर 1-2 महीने आते हैं जिसमें उसमें आप क्या मशवरा देंगे? म्यान रवि रखें। जब जिस दिन अच्छा हो उसको अच्छा ना समझे। वो कहते हैं ना कि एक बंदे ने पूछा कि कोई एक जुमला बताएं जिससे इंसान रो भी जाए, हंस भी जाए, खुश भी हो जाए, उदास भी हो जाए, तो उसने बोला कि ये वक्त गुजर जाएगा। लेकिन मुझे देखिए अभी आपने SMEs की भी बात की है, लेकिन मैं शायद आपके बिजनेस से, क्योंकि जिसके बहुत सारे बिजनेस होते हैं ना, अगर एक कम जा रहा है तो दूसरा इज सपोर्टिंग तो वो चीज़ें बैलेंस रहती हैं। जो स्टार्टअप्स हैं जिनके एक बिजनेस, आपको पता है अब तो हालात बहुत टफ हैं और वो बहुत मुश्किल चैलेंजेस का सामना करें कि बस चल रहे हैं और कुछ ऐसा बना रही है, उनको आप क्या मशवरा देंगे कि
कितना अरसा जो है सब्र का दामन हाथ से न छोड़े। मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जिसका काम उसी को भाए। तो इंसान जिस चीज़ में एक्सपर्ट हो या जिस चीज़ में उसकी एजुकेशन हो या जिस चीज़ में उसकी फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो ना, इंसान को वही काम करना चाहिए। अच्छा। मैंने अगर शुरू से प्रॉपर्टीज़ का काम किया तो उसकी वजह ये थी कि मुझे इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़ का बिजनेस मिला था। ठीक है। लेकिन अगर मैं अब ये जाके उठ के अभी यहाँ से उठ के और कोई एक नया काम स्टार्ट कर लेता हूँ तो उस नए काम में ज़ाहिर है मुझे सारे इम्तिहानात से गुजरना लेकिन देखिए पड़ेगा। एंटरप्रेन्योरशिप का तो यही कॉन्सेप्ट है कि इफ यू हैव एन आइडिया, अ गुड आइडिया, यू हैव टू मेक इट वर्क। देखिए ये बात ठीक है, लेकिन वो आइडिया को वर्क करने के लिए फिर आपकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो बहुत कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कि आप जो है उसको स्लो एंड स्टडी लेके चलेंगे। लोग बिजनेस खोलने के बाद आप देखें जितने पाकिस्तानी आप यंग जनरेशन को बिठा लें जो एसएमई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, वो ये कहते हैं जी आज काम स्टार्ट किया, अगले महीने गाड़ी खरीदनी है, उसके बाद ऑफिस खरीदना है, फिर घर खरीदना है। ऐसे नहीं होता। बिजनेस के लिए भी यू रिक्वायर्ड अ टाइम विच आई थिंक 3 years रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट ब्रेक इवन। उससे पहले बेशक आप प्रॉफिट हो, यू शुड सिक्योर योर मनी एंड यू शुड सिक्योर योर बिजनेस इन अ वे ऑफ बैकअप प्लान्स। वेरी वेरी ट्रू, बिकॉज यू नीड टू पुट योर माइंड, हार्ट, सोल एंड बॉडी इनटू इट, और फिर जाके कहीं फल खाने का मौका मिलता है। और हम जब बात करते हैं ना स्टार्टअप्स की, एंटरप्रेन्योरशिप की, तो वही बात है कि जो 80% बिजनेस जो है ना वो पहले 3 सालों में बंद हो जाते हैं और 90% जो है अगले पहले 5 सालों में बंद हो जाते हैं। और वही जो 5 से 10% चलते हैं, हमें उनके स्टैटिस्टिक्स पे और देखना चाहिए कि कितने फेलियर्स हैं। हम सक्सेस स्टोरीज को तो देखते हैं, बट ये भी तो बात सच है ना जहाज़ेब साहब। देखिए एलॉन मस्क है, इसको कौन जानता था पहले ट्विटर में, अब आके 20-20 सालों के बाद लोगों ने इनको जानना शुरू किया। कितने फेलियर्स इन्होंने भी तो फेल होना कैसा समझते हैं आप बिजनेस की? दो तरह के फेलियर्स हैं। एक तो ये फेलियर है कि आपका बिजनेस आपकी अप टू योर माइंड चला नहीं या आप चला नहीं सके। एक तो ये फेलियर। एक फेलियर ये होता है कि आपके पास बिजनेस चला, आपने उस बिजनेस को ओवर रेटेड करके अपनी लग्जरियस बढ़ा दी और बढ़ाने के बाद आप बैंक कोलैप्स हो गए, आप बिजनेस कोलैप्स हो गया, आपकी फाइनेंशियल कोलैप्स हो गया। तो मैं उस कोलैप्स की बात कर रहा हूँ कि 3 साल तक इंसान को चाहिए जब भी कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करे तो अपने आप को उसी जगह रखे जहाँ वो था। उसके बाद जब उसके बैकअप प्लान्स बन जाए, बैकअप चीज़ें बन जाए, वो मेच्योर हो जाए। देखिए किसी भी चीज़ की किसी भी बिजनेस की एक मेच्योरिटी लाइफ होती है। उस मेच्योरिटी लाइफ से पहले अगर आप उसको तंग करेंगे या उसका पैसा निकाल के कहीं और यूज़ कर लेंगे या उसके प्रॉफिट को आप अपने ऊपर लगा लेंगे तो आई थिंक कोलैप्स जो है ना वो बहुत जल्दी हो जाता है। बिल्कुल। तो और थोड़ा सा रीस्ट्रेटेजाइज करना चाहिए। इफ वन थिंग इज नॉट वर्किंग तो थोड़ा सा आप स्ट्रेटेजी मार्केट के हिसाब से, क्योंकि किसी किताब में आपको 100% नहीं पढ़ाया जाता। जब आप समुद्र में उतरते हैं तो तभी पता चलता है कि मौजें कितनी जो हैं ऊंची हैं और समुद्र कितना गहरा है। ये समुद्र में उतरने के बाद ही पता चलता है। आप लाख समझा लें, लाख पढ़ लें, लाख डिग्रियां ले लें। ऐसे ही है सर। अब जैसे हम मेरी तो चूंकि बिजनेस स्ट्रेटेजी सारी दुबई से स्टार्ट हुई, वो यूनिवर्सल कंट्री है, वहाँ मुख्तलिफ कंट्रीज के लोग हैं। तो मैं अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की बात करता हूँ जिनसे हम काफ़ी नेगेटिव रहते हैं हर वक्त। लेकिन आप यकीन करें कि मेरे एक दो दोस्त थे, बेसिकली उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया तो एक उसमें से जो है पाकिस्तानी था और एक इंडियन था। ओके। तो इंडियन ने सबने अलग-अलग शुरू किया या एक ही? सबने अलग-अलग अपने बिजनेस स्टार्ट किए। ज़ाहिर मेरी सारे क्लासमेट्स थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो इंडियन था उसने 2 साल तक अपने पास एक ही गाड़ी रखी और उसके पास गिने चुने कोई 3-4 सूट थे और वो बिजनेस करता रहा। और जो मेरा पाकिस्तानी दोस्त था उसने क्या किया कि जी डे 1 पे उसने एक गाड़ी खरीदी, फिर 3 महीने के बाद एक गाड़ी और अपग्रेड की, करते करते। अच्छा, वहाँ 3 महीने में इतना प्रॉफिट आ जाता है कि आप उसमें से निकाल के गाड़ी ले लो? ये भी एक स्ट्रेंज बात है ना। इतना तो पाकिस्तान में भी आया था करने वाला होना चाहिए। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा था, कुछ और बताना चाहता था। 2 साल के बाद जब डाउनफॉल आया दुबई का और सब लोग परेशान हुए और काफ़ी एक बड़ा बलून था जो ब्लास्ट हुआ और काफ़ी बिजनेस कोलैप्स हुए, तो वो जो इंडियन था उसने अपना बिजनेस बंद किया और ही टुक मोर देन मिलियंस ऑफ इंडियन रुपीस टू हिज कंट्री। और जो पाकिस्तानी था ही केम इनटू द डेट्स कि बैंक का लोन, कार लोन, हाउस लोन। तो बात ये कि आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं। देखिए बिजनेस वो एमिरेट्स एयरलाइन के बाद जब इत्तेहाद एयरलाइन खुली थी ना तो उसने लिखा था एवरीबडी कैन नॉट बी अ मैनेजर। इत्तेहाद एयरवेज ने अपना एक स्लोगन चलाया था क्योंकि एमिरेट्स ने हर बंदे को एज अ मैनेजर अपॉइंट कर लिया था। तो बिजनेस भी जो है ना, एवरीबडी कैन नॉट डू अ बिजनेस। हर आदमी का बिजनेस करने का टेम्परमेंट नहीं होता, उसको चलाने का सलीका नहीं होता, तरीका नहीं होता, या उसके माइंड में इतनी स्ट्रांगनेस नहीं होती कि अगर 30 डेज अंदर बिजनेस ना आए तो 31st डे पे या नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे पे आपने अपना रिएक्शन कैसे रखना है। आप पैनिक हो जाते हैं, आप पजल हो जाते हैं, आप शाउट कर रहे होते हैं, आप बिजनेस के लिए किसी भी किस्म के प्लान्स में चले जाते हैं, आप अपना डिस्काउंट कर देते हैं, अंडर रेटेड प्राइसेस के अंदर आप बिजनेस करते हैं। तो यू शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग वाइल डूइंग द बिजनेस और यू शुड बी मोर स्ट्रॉन्गर व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर बिजनेस, बिकॉज दैट इज द
स्टार्ट ऑफ योर जर्नी, और स्टार्टिंग हमेशा हर चीज़ की डिफिकल्ट होती है। बिल्कुल। अच्छा, रियल एस्टेट के क्या हालात हैं दुबई में? रियल एस्टेट के हालात दुबई में अब तो जाके कुछ बेहतर हुए हैं। पिछले लास्ट 3-4 साल से तो दुबई वॉज लाइक ब्लीडिंग, एंड एक वक्त था 2007, 8, 9, 10, 12, 14, उस वक्त तो प्रॉपर्टी ऐसी थी कि जब आप कोई प्रॉपर्टी का प्लान करते थे तो डबल प्राइसेस हो जाती थी। लेकिन उसके बाद उसने भी अपना बुरा वक्त देखा। जिन लोगों ने सस्टेन किया वो आज तक वहाँ पे हैं और कामयाब हैं। मतलब अगर अभी किसी ने प्रॉपर्टी लेनी है तो अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई, जाके ले सकते हैं। नहीं, नाउ इज द करेक्ट टाइम टू बाय, बेसिकली करेक्ट टाइम टू बाय एवरीवेयर इंक्लूडिंग पाकिस्तान ऑल्सो। पाकिस्तान के जो हालात हैं, और पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि जी बिजनेस बंद हो रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ रियल एस्टेट को बहुत डिप हिट लगी है बिकॉज ओवरसीज पाकिस्तानीज ने अपना पैसा खींचा बाहर इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो अभी आपको लगता है कि ये नियर फ्यूचर ठीक होने वाला है? जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी का बिजनेस, बेसिकली पाकिस्तानी लोग दो चीज़, एक खाना पीना और एक प्रॉपर्टी का काम नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल। ठीक है जी, तो खाने पीने की वजह से हॉस्पिटल भी आपका चल रहा है और उसमें भी काफ़ी आपका फ़ायदा रहता है। और प्रॉपर्टीज़ तो हमारी ऐसी है कि कोई भी वक्त आया आज तक प्रॉपर्टीज़ ने कभी भी अपना डाउनफॉल नहीं देखा। प्रॉपर्टीज़ हमेशा हाइक कर रही है और काफ़ी कर रही है। तो पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज़, बहरिया टाउन बनने के बाद, DHA बनने के बाद लोगों का कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग चेंज हुआ और प्रॉपर्टीज़ की कीमत बढ़ी। और मैं ये समझता हूँ कि इन फ्यूचर ये वक्त है बाय करने का प्रॉपर्टीज़, और ख़ास तौर पे वो प्रॉपर्टीज़ जो रेडी टू मूव इन है उसको बाय करने का बहुत अच्छा रेडी टू मूव इन मींस? अब देखिए, प्रोजेक्ट्स दो तरह के होते हैं। जब हम बिल्डर्स लोग प्रोजेक्ट करते हैं तो हम दो प्रोजेक्ट करते हैं। एक प्रोजेक्ट हम करते हैं ग्राउंड ब्रेकिंग से पहले प्री लॉन्च कर देते हैं, और उसके अंदर 3 साल तक आप किस्तें भरते रहते हैं और आप उसको चलाते रहते हैं। और कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें हम 1.5 साल या 2 साल तक हम अपने पैसे लगा के उस प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चराइज रेडी कर देते हैं, और फिर हम कहते हैं जी महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर डिलीवर होने वाला है। तो दिस इज रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट्स। ओके। इन प्रोजेक्ट से फ़ायदा ये होता है कि आप सिक्योर रहते हैं। प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी काफ़ी जगहों पे देखिए, लेकिन यहाँ पे रिस्क को भी तो मिटिगेट करना है ना, बहुत सारी चीज़ें होती नहीं है। आपको आजकल जैसे एक बहुत ट्रेंड चला हुआ है, मैं चाहूँगी उसकी क्लैरिफिकेशन देखिए जी। एक फूड कोर्ट है, उसमें जी इतना स्क्वायर फीट आपका है, वो स्क्वायर फीट कहाँ है वो आपको नहीं पता, बट है आपका। ऐसी प्रॉपर्टीज में कैसे रिस्क मिटिगेट किया जाए वंस यू वांट टू सेल इट? बेसिकली इस वक्त पाकिस्तान का एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है कि you sell square fits and you get your rental paybacks, exactly. which is I think illogical business. This is illogical business because square feet जो होता है वो square feet उस चीज़ का होना चाहिए जिसका पोजीशन आपको मिल रहा हो। फॉर एग्जांपल एक शॉप है वो 30 स्क्वायर फीट्स की है, तो आप उसको कह सकते हैं आप 30 स्क्वायर फीट्स ले लें। लेकिन हाँ। एक फूड कोर्ट के अंदर 30 स्क्वायर फीट्स दे देना, तो वो फिर यही है कि वो बिल्डर नहीं वापस बाय बैक करना है। तो जो एक जूस होता है किसी प्रॉपर्टी का वो एंड यूज़र को नहीं मिल सकता। एग्जैक्टली। वकास बड़ी देर से खामोश बैठे हैं। जनाब वकास, आपसे भी हम बात करते हैं। ये मुझे बताइएगा कि एक टर्मिनोलॉजी हमने सुनी थी क्रिप्टो करेंसी, उसका क्या बना? वो आजकल कहाँ होती है? कुछ नज़र नहीं आ रही मार्केट में, वो कुछ नायाब सी चीज़ हो गई। बिफोर गोइंग टू क्रिप्टो करेंसी, अभी दुबई की बात हो रही है और एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो रही है। तो आपने बात की गाड़ी की, जनजेब से स्पेशली बात की। ये थोड़ा सा हमारा साइकोलॉजिकली इफेक्ट है। अगर आप वर्ल्ड की बात करें तो वहाँ पे इंसान की कीमत है और पाकिस्तान में इंसान की चीज़ों की कीमत है। तो डिपेंड किया जाता है कि आप कौन सी गाड़ी में जा रहे हैं। चीज़ों की कीमत तो खैर वहाँ भी है। आई मीन टू से दैट के वेलकम जो आपको किया जाता है, जो आपको रिस्पेक्ट दी जाती है, वो दी जाती है कि आप कौन सी गाड़ी से उतर रहे हैं। और वहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस ये है कि वहाँ पे इंसान की वैल्यू और यहाँ पे इंसान की चीज़ों की वैल्यू से हिसाब से उसको वर्थ दी जाती है। सेकंड चीज़ आपने जो जनजेबे से डिस्कस की कि बिजनेस के अंदर हमेशा क्या होता है, फ्लो होता है, कभी अप एंड डाउन, कभी अप एंड डाउन। जो बेसिकली एक्चुअल जो आपका लर्निंग फेस होता है वो डाउन वाला होता है। इंसान का जो ग्राफ है वो लाइफ टाइम जो है वो ऊपर नहीं जाता, वो हमेशा डाउन भी आता है। और एट दैट टाइम वो राइट टाइम होता है यहाँ वहाँ पे या तो लोग क्विट कर जाते हैं या वहीं से वो ग्रो अप करते हैं, जंप इन होते हैं और पूरी वर्ल्ड के अंदर एक ब्रांड बन जाते हैं। इसी तरह आप बात करते हैं क्रिप्टो की ऊपर भी, क्रिप्टो भी यही चीज़ है। अगर उसका कॉन्टीन्यूसली ग्राफ ऊपर चला जाता जाएगा तो लोगों का जो बिलीव लेवल है, जो एक्सपर्टीज़ हैं, वो लर्निंग्स हैं, वो उस लेवल पे नहीं ले पाएंगे। तो जब ग्राफ ऊपर जाता है तो इंसान प्रॉफिट्स गेन करता है, जब ग्राफ नीचे आता है तो ऑटोमेटिकली एट दैट टाइम यू कैन लर्न much more as compared to when you are getting the profit. तो क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो राइट नाउ दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू बाय बिकॉज जब पीक था उस टाइम लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की और उस टाइम वो उसको ग्राफ डाउन लगा, और राइट नाउ दिस इज द राइट टाइम कि वो बाय करें। अच्छा, इट विल कम बैक करेगी ये? यस, इट विल अच्छा, कैसे?
देखिए बेसिकली ऑटोमेटिकली आपकी जो पूरी वर्ल्ड है, कहा जाता है कि अगर आपने शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के अंदर बहुत बड़ी अचीवमेंट लेनी है तो आपको लेटेस्ट ट्रेंड को हैज अ फ्रंट से लीड करना पड़ेगा। तो इसी तरह जो दुनिया है, वर्ल्ड इज गोइंग टू मूव ऑन द डिजिटल फैक्टर, डिजिटल की तरफ जा रही है। तो पूरी वर्ल्ड के अंदर इसको जो है एक चैनल दिया जा रहा है, बिकॉज देयर इज नो लिमिट्स, यू कैन डू योर बिजनेस विद क्रिप्टो करेंसी अक्रॉस द वर्ल्ड। बट व्हेन यू आर यूजिंग द बैंक, आप बैंक में यूज का, आप माशाल्लाह आपका खुद एक प्रोफाइल है बिजनेस का, अपना बैंक का, तो बैंक में ये होती है कि पैसा आपका होता है, लेकिन उसके बावजूद क्या होता है कि उसको कौन यूटिलाइज कर रहा होता है, बैंक यूज कर रहा होता है। और उसके बाद अगर आप अपना पैसा उनसे अपना वापस लेने जाएं तो आपको उनके रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो बेसिकली क्रिप्टो करेंसी को जो बनाने इसमें आप लिक्विडेट कर सकते हैं जब चाहें। यस, एनी टाइम, बिकॉज जो आपकी कंट्री बेस्ड करेंसी होती है, ये बेसिकली सेंट्रलाइज करेंसी होती है। इसके पीछे बैक पे एक बंदा बैठा होता है जो इसकी जो इस पेपर को जो वैल्यू दे रहा होता है और इसी पेपर को डी वैल्यू कर देता है। जब वो बंदा सो गया तो पूरा एक सिस्टम होता है, मीन टू से दैट सिस्टम जो मतलब एक बंदा नहीं होता, यस बंदा मीन टू एक कंट्री का एक सिस्टम होता है। अच्छा, एक चीज मैं पूछूंगी, अक्सर लोग, ये मैं आपकी भी इसमें जहां साहब जरा राय चाहूंगी, कुछ लोग ये कहते हैं जो नहीं समझ पाते, वो कहते हैं ये तो एक जुआ है। वैसे तो जिंदगी भी एक जुआ है, लेकिन क्या क्रिप्टो करेंसी जुआ है और ये हराम है, अल हराम? मैं इस बात को कहूंगा कि चूंकि हम पाकिस्तान के शहरी हैं और पाकिस्तान में इसका अभी तक लॉ डिस्क्राइब नहीं हुआ है, तो मैं ये चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग कर रहे हैं उनको इस चीज़ में थोड़ा मोहतात रहना चाहिए कि आया वो क्योंकि लीगलाइजेशन है नहीं, इसके ऊपर कोई रूल नहीं है, कोई भी आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। बाहर है रूल्स इस पे? जी हाँ, बाहर तो इम्प्लीमेंट हुए हैं, एक्सचेंजेस बन गए हैं, सब कुछ हो गए हैं, और पाकिस्तान में भी वर्किंग कर रहे हैं, जैसे वकार ज़का साहब कर रहे हैं और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत जल्दी ये हो जाएगा। असल में जो चीज़ की लीगलाइजेशन नहीं होती है ना, तो फिर लोग उसका एडवांटेज उठा रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसको पता है यहाँ पे कोई लीगल मेरे ऊपर इफेक्ट नहीं होगा, तो मैं कोई भी चीज़ को नेगेटिव इम्पैक्ट में ला के और उसमें फ्रॉड करके और लोगों को, पाकिस्तानी अवाम को लूट के चला जाता है और ये परेशानियाँ होती हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसकी लीगलाइजेशन का वेट करना चाहिए, बल्कि हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए अपने गवर्नमेंट इदारों से कि दुनिया इसकी इस वक्त ये कह रही है कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस और गेटिंग मनी इज़ थ्रू क्रिप्टो करेंसी। तो वी शुड रेगुलाइज दिस, और हमें इस काम को देखना चाहिए कि फ्यूचर में कैसे हमारे गवर्नमेंट इदारे इसको देखते हैं कि पाकिस्तान के लिए क्या फ़ायदेमंद होता है। सेकेंडली बात यह है मार्केट उठने की, तो ये है कि देखें पाकिस्तान, हम सब जो है अमेरिकन चेन्स को और यूके की चेन्स को फॉलो करते हैं, और वहाँ पे इट इज़ वन ऑफ द बूस्टिंग बिजनेस और हिटिंग बिजनेस। तो मैं ये समझता हूँ कि ऑटोमेटिकली मार्केट विल कम अप, और इसके भी जो डाउनफॉल आता है वो एक प्री प्लान डाउनफॉल आता है। आप एक बात को मैं एग्जैक्टली यही पूछना चाह रही थी, ये आया क्यों इसका डाउनफॉल? ये एक प्री प्लान होता ये है कि देखें जब आप फॉर एग्जांपल, ये प्लान का हुआ, ये भी कोई अमरीकी साजिश, बैरूनी साजिश लग रही है, उसमें बैरूनी हाथ, साजिश और मुदाखलत। दिस इज बिजनेस प्लानिंग, बाय द वे बिजनेस प्लानिंग है। और इसमें इस तरह से होता है कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक एक्स फैक्टर को उठाएं, उसकी प्राइस थी आज $10 पर कॉइन, और उसकी प्राइस हाइक होते वो $10,000 पे चला गया। तो जो बेसिक इन्वेस्टर्स थे या बेसिक ओनर्स थे, जब तक उस प्राइस को वापस नहीं लाएंगे तो वो परचेज़ नहीं करते। तो एक मार्केट कोलैप्स होती है, मार्केट नीचे आती है ओवरऑल मार्केट हालात की वजह से, और फिर उसके बाद जब वो वापस नीचे आ जाती है तो उस वक्त वापस जो इन्वेस्टर्स होते हैं उसको बाय बैक करते हैं, फिर वो अपने प्रॉफिट्स बनाते हैं, एंड इट गोज अगेन एंड अगेन, जस्ट लाइक योर हार्ट साइकिल के एक बार ऊपर जाना है और एक बार नीचे आना है, एक बार ऊपर जाना है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सही। मैं यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ऐड करना चाहूँगा, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए, कि अभी जब हमने शो का आगाज़ किया तो आपने कहा कि हमें वहाँ से कर्जा आ रहा है, हमें जो लोग हेल्प आउट कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान लीगल वे के ऊपर अगर सिर्फ अपनी एक एक्सचेंज लॉन्च कर दे तो न सिर्फ पाकिस्तान को वापस कम बैक किया जा सकता है, पाकिस्तान को स्टेबल किया जा सकता है, बल्कि इवन दैट आफ्टर 1 ईयर वी आर एबल कि हम पूरी वर्ल्ड को भी अगर लोन देना चाहें हम दे सकते हैं। बिकॉज जस्ट एक एक्सचेंज क्रिएट कर दी जाए और इस एक्सचेंज से इसको रेगुलाइज कर लिया जाए और उसके बाद हम यहाँ से इतना फंड जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि एवरीबडी इज डूइंग क्रिप्टो इन पाकिस्तान। बट क्या हर बंदा जो है वो डर के कर रहा है, क्योंकि ला नहीं है पाकिस्तान। फायदा हो रहा है पाकिस्तान में करने वालों को, बहुत ज़्यादा लोगों को फायदा हो रहा है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ बिफोर 5 years उनका सिचुएशन ये थी कि दे वर राइडिंग अ बाइक, बट राइट नाउ आज माशाल्लाह वो प्लाजो के ऑनर बन चुके हैं। बट क्या है, उन्होंने उसी क्रिप्टो को बिजनेसेस और शो करके उन्होंने अपने एसेट्स बिल्ड कर लिए, और जिनके पास बहुत ज़्यादा एसेट्स पड़े हुए हैं तो वो ऑटोमेटिकली दे वांट टू मूव फ्रॉम पाकिस्तान टू अनदर कंट्री, बिकॉज वो चाह रहे हैं कि वहाँ मूव किया जाए और वहाँ पे एसेट्स बिल्ड किए जाएँ। अगर वही यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ला इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो वो पैसा जो यहाँ पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, बाहर जाकर लोग, आप जिस तरह आप कह रही हैं, दुबई की बात कर रहा हूँ, सिंगापुर की बात कर रहा हूँ, ये मैक्सिमम जिनके पास मैक्सिमम डिजिटल मनी पड़ी हुई है, दे आर मूविंग इन अदर कंट्रीज, और वहाँ जाकर वो अपने एसेट्स बना रहे हैं और वहाँ जाकर वो पैसा सारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यही अगर
पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर लॉ डिज़ाइन कर दिया जाए और उसके बाद प्रॉपर एक ऑफिशियल पाकिस्तान बेस के ऊपर जाके अगर एक एक्सचेंज लॉन्च कर दी जाए तो इससे क्या होगा कि आपका पाकिस्तान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और पाकिस्तान की जो आवाम है वो एक बहुत बड़ी फंडिंग पूरी वर्ल्ड से जो है पाकिस्तान के अंदर ला सकती है और उसके बाद रियल फंड्स के अंदर प्रॉपर्टी के अंदर हम एसेट्स बिल्ड कर सकते हैं। जिस तरह अभी आप बात कर रही थी दुबई के अंदर प्रॉपर्टी का बिजनेस एक बहुत बड़ा बूम आया, पूरी वर्ल्ड से लोग वहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यही वक्त आ जाएगा पाकिस्तान के अंदर, ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि अक्रॉस द वर्ल्ड जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो फॉरेनर्स हैं, वो भी आकर के यहाँ पे बड़ी से बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। लेकिन वकास, मुझे आप एक बात ये बताइए कि अभी हम बात हमेशा वही वाली बात करते हैं, हम 5% को देखते हैं जिन्होंने बहुत फ्लरिश किया, तो जो लोग नुकसान उठाते हैं वो क्यों उठाते हैं और क्या एहतियात बरतनी चाहिए जब आप क्रिप्टो में जा रहे हैं, तो वो भी थोड़ा सा गाइड कीजिए। देखिए, क्रिप्टो की बात नहीं करता मैं, कहता हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड दुनिया के अंदर जितने भी बिजनेसेस है ना, जब भी आप लर्निंग के साथ लेके जिस चीज़ में जानजेब साहब ने बड़ी प्यारी बात की, जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं, जब आप उस चीज़ को लेकर के चलेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, दुनिया इवन दैट अगर आपका होटल का बिजनेस है, आपका स्कूल का बिजनेस है, आपका ट्रैवलिंग का बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है, जब आप उस बिजनेस के अंदर एक्सपर्ट हैं, जब आप उसको लर्निंग लेके आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली अचीवमेंट मिलेगी। इसी तरह हर चीज़ का एक राइट टाइम होता है, राइट टाइम पे एंट्री होती है, राइट टाइम पे एग्जैक्ट होता है। तो जब आपको पता चल जाए कि क्रिप्टो के अंदर राइट टाइम कौन सा है, उसके बाद क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आप प्रॉफिट गेन करेंगे। जब आप रॉन्ग टाइम के अंदर एंट्री मारते हैं तो ऑटोमेटिकली वो क्या होता है कि आप जिस तरह फर्ज करें, मैंने अपना पर्सनल अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल बिजनेसेस की, तो मैंने क्या किया, वैक ब्यूटी सैलून ओपन किया, वैक कैफे ओपन किया, बट जैसे ही मैंने कोई 5+ मिलियन की इन्वेस्टमेंट की, एट दैट टाइम क्या हुआ, कोरोना आया। लेकिन इस तरह के कुछ क्या होते हैं जो कि सर्कमस्टांसेस आते हैं जो कि आपको नहीं पता होते, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं अल्लाह की कर दी, वो हम अल्लाह पे डाल देते हैं, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम प्रॉपर लर्न करके उसके बाद अगर हम प्रैक्टिकली वो बिजनेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि हम उसके अंदर, हम अक्सर एक वर्ड यूज करते हैं लक, कि मेरी किस्मत ही नहीं थी। अगर लक को एलिब्रेट किया जाए तो लक का मतलब है लेबर अंडर द करेक्ट नॉलेज। जब आपके पास उस बिजनेस का करेक्ट नॉलेज होता है, जब उसके पास राइट नॉलेज होता है, तो यू विल बी अचीवर। आप उस बिजनेस के, उस इंडस्ट्री के आप अचीवर होते हैं और गुजरते वक्त के बाद आप उस फील्ड का ब्रांड बन जाते हैं और आप एक नाम बन जाते हैं। मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा, हमारे पास एक बिजनेस आया क्वेटा के नाम से कैफे, एक छोटी सी ब्रांच ओपन हुई, आज पूरे पाकिस्तान की गली गली कोने के अंदर वो क्या है, वो रन कर रहा है, बिकॉज दे नो हाउ टू रन। लेकिन इसमें असली और नकली की पहचान भी नहीं है ना, हर जगह क्वेटा के, लेकिन ये वो वाला नहीं है, वो खान बाबा और हैं, ये खान बाबा हैं। बट क्या मैं यहाँ पे असली नकली की बात नहीं कर रहा, मैं जो कह रहा हूँ एक्सपीरियंस की ना, बिकॉज दे आर एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। और उसके बाद आज हर गली मोहल्ले के अंदर वो ब्रांड बन चुका है। अपनी यूनिक प्रोपोजिशन जो चाय पराठा है वो बरकरार रखी है, और वो हर जगह अच्छी भी मिल रही है कि हर तरह का बंदा, उनके कस्टमर बेस, इट्स जस्ट नॉट लाइक के ट्रक ड्राइवर्स हैं, ये खास सबका हर बंदा है। एक तो आप मॉर्निंग शो कर रही हैं, चाय पिला रही हैं, और अब चाय पराठे की पराठे भी आ रहे हैं, है ना, चाय के साथ पराठा भी होना चाहिए। बिल्कुल, हम मेरे ख्याल से यहाँ पे करीब भी होना, अच्छा यहाँ पर भी है बाय द वे, हमारे ऑफिस के पास भी है। अब जैसे बाहर निकलती जाएंगी तो यहाँ भी है। हाँ, अब जाहिर है आपको करना है। जो अभी डिस्कशन चल रही है ना, डिजिटल बिजनेस जितने भी है ना, चाहे वो आपके ई कॉमर्स कह लें आप या डिजिटल बिजनेस कह लें, ज्यादातर पाकिस्तानी इसको एज अ जुआ ही समझ के करते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कॉन्सेप्ट ऑफ पाकिस्तानीज कि यार हम यूं पैसा कमा लें तो लॉस भी फिर यूं ही हो जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि कोई भी चीज़ करना है उसके लिए पहले लर्निंग फेज बहुत ज़रूरी है। कितना लर्निंग फेज है इसका? देखिए, इसका जो है ना, कुंद ज़हनों के लिए भी बता दें और जिनकी मैथ्स अच्छी है उनके लिए भी बता दें। आप ये बताएं डॉक्टर की लर्निंग फेज क्या है? नहीं, वो तो देखिए, मतलब लाइक इतना तो लाइफ अब नहीं बचा, डॉक्टर तो बहुत, डॉक्टर तो लाइफ टाइम है ना। इसी तरह कोई बेसिक कितनी नॉलेज लेके कूदे आप। मैं ये समझता हूँ कि बेसिक नॉलेज इतनी होनी चाहिए कि उसको अप एंड डाउन्स पता हो, उसको उसकी टेक्निकलिटीज पता हो, एटलीस्ट उसको ना पता हो तो उसके साथ कोई ऐसा बंदा हो जो उसकी टेक्निकलिटीज को जानता हो। लोग यहाँ पे बगैर जाने पे, अरे वो बंदा कहाँ से ढूंढे जो आपको धोखा ना दे। हम एक वर्ड यूज करते हैं, लर्न प्लस अर्न एंड इक्वल टू सक्सेस। हम लोग क्या करते हैं, या तो क्वांटिटी लर्न प्लस लर्न कर लेते हैं, प्रैक्टिकली हम नहीं करते, एक्शन हम नहीं ले पाते, या फिर ये होता है कि हम बिना सीखे जो है वो करना शुरू कर देते हैं और एट द एंड हम क्या होते हैं, जो रिजल्ट है वो फॉल गलत होता है। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, वो क्रिप्टो की अगर बात करें, वो ट्रेड लगाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बाय, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सेल। अब एक जो क्रिप्टो है, जो बिजनेस है, ये आपके इमोशंस पे नहीं चलता, ठीक है, ये टेक्नोलॉजीज पे चलता है, ये एनालिसिस के ऊपर चलता है। जब भी आप कोई ट्रेड लगाना चाहें तो आपको प्रॉपर्ली पहले एनालिसिस, जिस तरह भी आप एलॉन मस्क का नाम ले रही थी, तो एलॉन मस्क अभी उन्होंने जंप इन किया क्रिप्टो के अंदर और उन्होंने हर चीज़ को पहले लर्न किया, पहले सीखा, और उसके बाद वो आज क्या बन गए, प्रॉपर इस क्रिप्टो के अंदर एक बहुत बड़ा नाम रखते हैं। उनको पता होता है किस टाइम पे एंट्री लेनी है, किस टाइम पे एग्जैक्ट होना है। तो इसी तरह दुनिया का कोई भी बिजनेस है, इवन दैट क्रिप्टो है, दुनिया का कोई भी बिजनेस है, उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि राइट टाइम पे आपने क्या करना है और उसके बाद
एक प्रॉपरली एक आपकी क्यू शीट बनती है कि बिजनेस में करना क्या क्या होता है बेसिकली। अगर आपको बेसिक्स पता हो ना, बाकी लर्निंग फॉर द होल लाइफ चलती रहती है, क्योंकि वक्त के साथ साथ चीजें अपडेट होती चली जाती हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि आप एक वक्त में 100% लर्न कर लें तो इट इज इम्पॉसिबल, बिकॉज यू आर 1% फॉर लर्निंग और क्रिएटर दुनिया के अंदर अनलिमिटेड है। तो अगर मैं छोटी सी मोबाइल की अगर आपको एग्जांपल दूं, तो इस मोबाइल को मेरे पास 1.5 साल हो गए, लेकिन मुझे अभी भी इसके सारे फीचर्स नहीं पता। एग्जैक्टली, बिकॉज मुझे सिर्फ इतना पता है जो मेरी जरूरत है। ठीक है, अगर मैं इसको लर्न करना चाहूंगा तो मुझे प्रॉपर्ली इसकी कैटलॉग को स्टडी करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वकास साहब का, जहांजेब साहब आपका, थैंक यू सो वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। और अभी जनाब हमने बढ़ना है एक छोटे से वक्फे के बाद, लेकिन ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे नए गेस्ट के साथ। स्टे विद अस, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, सुबह खैर पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुश आमदेद। और जनाबे वाला, अभी हम बात करेंगे कुछ सोशल मीडिया के बारे में, मेटावर्स के बारे में, कि आजकल जो इतना टेक्नोलॉजी ने टेक ओवर किया हुआ है, डिजिटलाइजेशन का शोर है हर तरफ, तो हम किस तरीके से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। एक हर चीज़ का एक अच्छा यूज़ है, एक बुरा यूज़ है, लेकिन हाउ टू मेक यूज़ ऑफ दैट, क्योंकि अगर अभी भी हमने नहीं सीखा तो बहुत देर कर देंगे। वो आपने सुनी होगी ना मुनीर नियाज़ी की जो गज़ल है, हमेशा देर कर देता हूँ। तो हम भी पाकिस्तानी हमेशा देर कर देते हैं किसी भी चीज़ का फ़ायदा उठाने में। तो अभी हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज़ में उस्मान रज़ा जुलाहा साहब ने, जो एक सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट हैं। वेरी इंटरेस्टिंग प्रोफाइल जी। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मैं चाहूँगी सबसे पहले थोड़ा सा आप हमारे ऑडियंस को अपनी इंट्रोडक्शन करवाएं कि माशाल्लाह छोटी सी उम्र में आप क्या क्या करते रहते हैं। ही हैज़ सच एन इंटरेस्टिंग एंड ह्यूज प्रोफाइल। तो जी, thank you so much, and thank you for the wonderful tea. It's very fantastic and amazing. Tea is always fantastic, So my name is Usman Raza Julaha. I am graduated from National Defence University, Islamabad. Okay. And I am founder and president of Volunteer Force Pakistan. That is Pakistan's largest network of volunteers. Volunteers, in Pakistan. okay. Yes. We are working across Pakistan, from Gilgit to Khyber, and from Kashmir to Gilgit-Baltistan. Achha. And our main focus is we empower youth and we work on rural youth development। के पाकिस्तान के जो बड़े सिटीज़ हैं और जो छोटे सिटीज़ हैं, इनमें डिफरेंस कम होना चाहिए। We believe किस तरह का डिफरेंस कम होना चाहिए? लाइक इस्लामाबाद है, यहाँ पे 30+ यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आप मिसाल ले लेते हैं मुल्तान की या हिमयार खान की, वहाँ पे 1-2 यूनिवर्सिटीज़ हैं। यहाँ पे आप देखें कि सेक्रेटेरिएट है, पार्लियामेंट हाउस है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, मिनिस्ट्रीज़ हैं, एम्बेसीज़ हैं। यहाँ पे रिसर्च के सेमिनार्स होते हैं, यहाँ पे पब्लिक पॉलिसी सेमिनार्स होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन आप इस्लामाबाद से बाहर जब पीछे छोटे सिटीज़ की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम है, वहाँ पे इतनी उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करने के लिए। तो वी बिलीव वी शुड प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ लाइक बिगर सिटीज़ टू स्मॉलर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। अच्छा उस्मान, आप मुझे ये बताएं कि आपने जो ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है कि जी वॉलंटियरशिप को आप प्रमोट करें, ऑब्वियसली आप उसमें वो भी करते होंगे, इंडक्ट करते हैं वॉलंटियर्स। सबसे पहले पाकिस्तान में वॉलंटियरशिप का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, जबकि अगर बाहर ममालिक में जाएं तो वहाँ पे देयर इज़ अ ह्यूज प्रेजेंस ऑफ वॉलंटियरशिप। यहाँ तो आपसे पहला सवाल ये होता है तुम्हें क्या मिलता है, तुम्हें क्या फ़ायदा है, तो गोइंग एन एक्स्ट्रा माइल टू गिव बैक टू द सोसाइटी इज़ नॉट आर पीस ऑफ केक। यहाँ पे प्रमोशन उसकी नहीं मिलती। तो आपके ज़हन में कैसे ख्याल आया? एक थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान टॉप 10 कंट्रीज़ में नहीं आता। वी आर मुस्लिम कंट्री, बल्कि वॉलंटियरिज्म में टॉप 10 कंट्रीज में कोई भी मुस्लिम कंट्री नहीं है। यूरोपियंस हैं, टॉप 15 में भी नहीं है, टॉप 20 में भी नहीं है, टॉप 25 में भी नहीं है। 27th नंबर पे वॉलंटियरिज्म का आता है, कंट्री आती है तो वो टर्की है। ओके। और हमारा शुमार पाकिस्तान का टॉप 50 कंट्रीज में नहीं होता। तो बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, जहाँ हमें बताया जाता है कि लोगों की मदद करो और उस पे कदम कदम पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे बड़े वॉलंटियर थे। कायदे आज़म ने अपने आप को वॉलंटियर किया तो पाकिस्तान बना। तो एक सैडली हमें इस चीज़ की तरफ लेके नहीं आया जाता।
और हमें इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जब तक हम अपने आप को वॉलंटियर नहीं करेंगे, हम अपनी क्लासरूम से बाहर नहीं निकलेंगे, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, अपने प्रोफेशन से बाहर नहीं निकलेंगे, हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। देखें, लोग कहते हैं कि तुम्हें क्या मिलेगा। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई नौजवान स्टूडेंट लाइफ में अपने आप को वॉलंटियर करता है तो उसको बेशुमार चीज़ें मिलती हैं। नंबर 1 एक्सपोजर मिलता है, नंबर 2 इंटरेक्शन होता है अपनी क्लास से बाहर डिफरेंट माइंड्स के साथ मिलता है, पर्सनैलिटी ग्रूम होती है, नंबर 4 इंटरेक्शन होता है, कनेक्टिविटी होती है, मल्टीटास्किंग सीखता है वो, और इससे सबसे चीज़ें बढ़ के ये है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अमल करता है और सोसाइटल डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करता है। अच्छा, आप उनको कोई कोर्सेज करवाते हो वॉलंटियरशिप के, या फिर आप उन हाउ यू मेक यूज़ ऑफ देम, लाइक फिर आगे उनको आप कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हो, उन वॉलंटियर्स को कैसे सोसाइटी की वैल्यू एडिशन में यूज़ करते हो? हम डिफरेंट टास्क उनको साइन करते हैं, लाइक हम क्लाइमेट चेंज पे काम कर रहे हैं, हम सस्टेनेबल टूरिज्म पे काम कर रहे हैं, हम प्रमोशन ऑफ कल्चर, वैल्यूज़, पेट्रियोटिज्म, पाकिस्तानियों को प्रमोट करते हैं, हम यूथ डेवलपमेंट को, ट्रू वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करते हैं। तो इसके लिए हम डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, रोड शोज़ करते हैं, उनको इंटर्नशिप्स करवाते हैं, सोशल मीडिया सर्टिफिकेशन कोर्सेज करवाते हैं जो उनको उनके प्रोफेशनल कैरियर में हेल्प आउट कर सकें। और सबसे बढ़ के उनका हम इंटरेक्शन करवाते हैं विद द इंटेलिजेंसिया ऑफ पाकिस्तान, विद सीनियर पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेसी, टेक्नोक्रेसी, CEOs, बिजनेस पीपल फ्रॉम टेक, पीपल फ्रॉम इंडस्ट्री, people from textile, people from fashion, people from showbiz, people from media like you। हम स्टूडेंट्स को एक ब्रिज फ्राहम करते हैं कि इधर से स्टूडेंट्स आएँ, इधर से सीनियर्स आएँ, वो स्टूडेंट्स आके सीनियर से सीखें कि वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाके उनसे सीख के कैसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे ज़ाहिर है अफराद के हाथों में है तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो ये जो कौम हमने बनना है ना, ये सिर्फ हमारी हुकूमत ने नहीं बनाना हमें तरक्की याफ्ता मुल्क, ये हमने, मैंने, आपने, हमने सब ने मिलके जब और इसी कौम से लोगों ने उठ के हुकूमत भी बनानी है, तो जैसी कौम होगी वैसी हुकूमत होगी। एग्जैक्टली। तो वही बिलीव कि हमारा हर इंडिविजुअल इस मिल्लत के मुकद्दर का सितारा है, हर किसी को ग्रूम्ड होना चाहिए, उसके पास स्किल सेट होना चाहिए। और जब हम ज़ाहिर इंडिविजुअल्स पाकिस्तान के ग्रूम करेंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करेंगे, तो पाकिस्तान एज अ नेशन तरक्की करेगा। अच्छा, अभी हमने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो अभी हमने कहा आपसे डिस्कस करेंगे, आप सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट हैं, सो व्हाट एग्जैक्टली इज स्ट्रैटेजीज मीन विद रिस्पेक्ट टू सोशल मीडिया। और दूसरी बात ये कि जी अभी देख रहे हैं हर बंदा हम में से सोशल मीडिया यूज़ तो कर रहा है, चाहे वो घरों में बैठी खवातीन हैं, चाहे वो दूध वाला है, चाहे वो एक कंपनी का CEO है, तो हम वी आर स्पेंडिंग आवर ड्यू शेयर ऑफ टाइम on social media। yes। how to make it productive and how to realize कि यार अब हमें इससे कुछ गेन भी करना चाहिए। पाकिस्तान में तकरीबन 11 करोड़ लोग इंटरनेट यूज़र्स हैं और उसमें से 10 करोड़ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, और सबसे ज़्यादा जो रेशो है वो YouTube देखने की है, उसके बाद फेसबुक का नंबर आता है। लेकिन सैडली इन 11 करोड़ लोगों ने किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी या पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा नहीं है जो इस हवाले से कोर्सेज करवा रहा हो हाउ टू यूज सोशल मीडिया। होता क्या है कि जब एक बच्चा या बच्ची जब स्कूल में अपनी टीचर से पूछती है ना व्हाट इज फेसबुक, तो उसे शटअप कॉल दे दी जाती है। उसके ज़हन में ये चीज़ बैठ जाती है कि यार फेसबुक इज़ अ नेगेटिव प्लेस। वो फिर छुप के अकाउंट बनाती है प्रिंसेस के नाम से, पापा एंजल के नाम से, पापा की प्रिंसेस के नाम से, अपने घर, और पापा की प्रिंसेस के अंदर से भी अक्सर प्रिंस निकलते हैं। प्रिंस ये मतलब वो भी कोई फॉलोअर का लाइक का चक्कर होता है कि वो प्रिंसेस होती भी नहीं है ना, आप होते प्रिंस हैं, और फिर वो, और प्रिंस वैसे वो होते भी नहीं घर में, तो उनको दूध दही लाने के काम मतलब उसके काम करवाए जा रहे होते हैं। तो अगर हम उनको ये सिखा दें स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो मैं स्ट्रेटजीज इसलिए लिखता हूँ, हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं। मैंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भी एक सिलेबस बना के दिया कि सोशल मीडिया शुड बी पार्ट ऑफ अवर सिलेबस। हमें चूंकि 1.5 साल का बच्चा होता है, हम उसको कार्टून दिखा रहे होते हैं, हम लिखते हैं, बच्चे बोल के यूट्यूब पे सर्च करते हैं, वो हमसे 2 हाथ आगे हैं। ऐसे ही है। तो वाई नोट के हम इस तरह का कोई कुरिकुलम बनाएं, कोई इस तरह की स्ट्रेटजीज बनाएं कि हम उनको शुरू से ही सोशल मीडिया इस्तेमाल करना सिखाएं। और उस्मान, आप ये देखो सोशल मीडिया की जो बात हो रही है आजकल, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि आप पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे होते हो अपने। आप पापा की प्रिंसेस की क्या पर्सनल ब्रांडिंग, क्यों? क्योंकि उसने
उसने छुप के बनाया। वही आपकी वाली बात कि आजकल इफ यू डोंट एग्जिस्ट ऑन सोशल मीडिया यू स्टैंड नोवेयर, यू आर नोबडी। आपके पास बहुत पैसा होगा लेकिन अगर आपकी प्रेजेंस नहीं है इंटरनेट पे और आपका ब्रांड नेम नहीं है तो पर्सनल डेवलपमेंट में स्टेप फॉरवर्ड इज कि आपको लोग पहचानेंगे कैसे। तो दैट इज वेरी क्रूशियल कि इसकी कुछ स्ट्रेटेजाइज किया जाए, जैसे आप बता रहे हैं कि इसमें बच्चों के बनवाए जाएं अकॉर्डिंगली कि व्हाट दे वांट टू बिकम। मैंने ना एक ईमेल बनाई है, मेरी बेटी है 1.5 साल की, मैं उसकी पिक्चर्स लेता हूँ, मैं उसको ईमेल कर देता हूँ। मैंने ये सोचा हुआ कि जब वो 18 साल की होगी ना, मैं उसको ईमेल का पासवर्ड दूंगा तो उसको पूरी 18 साल की मेमोरीज खोल के देख सकेगी। और मैंने उसका फेसबुक पेज बना दिया कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता रहे। कैन यू नेम एनी सेलिब्रिटी, जो व्यूअर्स हैं वो भी एक लम्हे के लिए सोचें कि पाकिस्तान में कोई ऐसा ब्रांड, कोई ऐसा सिंगर, कोई ऐसा राइटर, पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट, कोई छोटा सा भी स्टार है, वो अब देखें कि वो फेसबुक के बगैर, ट्विटर के बगैर, इंस्टाग्राम के बगैर सर्वाइव कर सकते हैं। नो, हम भी इसके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। और इसका अच्छा लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि हम पाकिस्तानी जो है ना वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं। अगर आपको लग रहा है आप इंटरनेट पे बैठे हो तो वक्त जाया करे हो, आपके माँ बाप भी यही समझते हैं, लोग भी यार ये तो सारा दिन नेट पे बैठा रहता है। भाई हो सकता है वो नेट पे बैठ के कुछ प्रोडक्टिव काम करो, लेकिन हम लोगों की तवज्जो ज्यादा इसको हम एज एन एंटरटेनमेंट और या वेस्टेज ऑफ टाइम समझते हैं। इस टाइम मैं कहता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी जो यूनिवर्सिटी है ना वो सोशल मीडिया है। हम यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। यहाँ पे आपको डाइवर्सिटी ऑफ थॉट्स मिलती है, आपको डाइवर्सिफाइड पीपल मिलते हैं, आप यहाँ से नेटवर्किंग कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो इट्स अप टू अस कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। एक जो हमें सबसे ज़्यादा इसका नुकसान हो रहा है कि हम बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज करते हैं सोशल मीडिया को। हम देखें, हमने घर में दाल पकाई है उसकी तो पिक्चर अपलोड नहीं करनी, मटन पकाएंगे तो उसकी पिक्चर अपलोड करेंगे। हम कभी ना घर के खाने की तो करनी ही नहीं है ना, दैट इज वेरी बैकवर्ड। अगर आप बाहर से डिलीवरी मंगवाइए आप उसकी करते, घर के खाने की मैंने तो नहीं किसी की, मटन की भी देखी, मैंने तो यही देखा कि जी आज कहाँ से ऑर्डर आया या कहाँ बाहर बैठ। घर के खाने को तो बिल्कुल हमने एक ऐसे कोई जुर्म गुनाह कबीरा बना, गुर्बत की कोई निशानी बना के हमने पेश कर। एग्जैक्टली, गरीब लोग हैं घर में खाते हैं। यस, ये एक नेगेटिव चीज़ है जो मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ साइकोलॉजिकल इश्यूज पैदा कर रही हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन इनका शिकार होती हैं क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया से ऐसी चीज़ों को आइडियलाइज कर लिया होता है कि वो फिर छोटी मोटी चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते। उन्होंने उस ग्लैमर को, उस फैशन को, और जो उनके बहुत सारे फिर लड़कियों के रिश्ते नहीं होते, क्यों? क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया से आइडियलाइजेशन ले ली होती है, इंस्पायरेशन ले रही होती है, चाहिए तो मुझे ऐसा चाहिए। नहीं तो लड़कों की भी तो है ना कि बाहर उनको कतरीना और घर में मासी जरीना, मतलब इसका कुछ हसीन इंतजाज उनको चाहिए ना। लड़कों की भी तो स्टैंडर्ड सोशल मीडिया की वजह से बड़े खराब हो गए ना, कि दोनों चाहिए उन्हें, मिक्स ब्लेंड ऑफ जरीना एंड कतरीना। तो हमें इसमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो हमें थोड़ा सा चाहिए, एक एप्लीकेशन है, मुझे नाम उसका ज़हन से निकल गया लेकिन मैं आपको बता दूंगा शो के एंड पे। उस पे ना उन्होंने टाइम फ्रेम दिया है कि आप दिन में ना सिर्फ एक पिक्चर अपलोड कर सकते हैं और उसमें आपको नोटिफिकेशन वो भेजेंगे कि कब अपलोड करनी है। 2 मिनट का आपके पास टाइम होता है। अच्छा। उन्होंने 2 मिनट का टाइम फ्रेम इसलिए रखा है कि आप जो भी काम कर रहे हैं ना, आप उसको फेक नहीं कर सकते। आप किचन का काम कर रहे हैं, आप दाल बना रहे हैं, तो आपको 2 मिनट के अंदर अंदर उसकी फोटो अपलोड करनी पड़ेगी। आपने मेकअप नहीं किया हुआ। अच्छा, ऐसा क्यों है? वो इसलिए है कि वो इस साइड इफेक्ट्स को कम करना चाह रहे हैं जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हो रहे हैं कि हर चीज़ हमें फेक दिखाई जा रही है, बैक स्क्रीन पे कुछ होता है, स्ट्रगल होती है, वो हमें दिखाते नहीं है। और फॉर एग्जांपल कोई एक बंदा, हम मर्सिडीज से उतर रहा है, ठीक है, वो हम देख के इंस्पायर हो जाते हैं कि यार क्या लाइफ है, लेकिन कोई बंदा वो ये नहीं देख रहा कि यार इसने मर्सिडीज लेने के लिए क्या स्ट्रगल की है। पहले ये बनैन पहनता था, फिर इसने टी शर्ट ली, फिर इसने साइकिल ली, फिर एक बाईसाइकिल ली। तो उन्हें वो इसलिए रखा है ताकि हम ग्लैमराइज। लेकिन आप उस्मान मुझे ये बताओ कि एक तो सोशल मीडिया के जो और बहुत सारे नुकसानात हैं उसमें ये भी है कि टू मच इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल विच एग्जैक्टली इज नॉट रिक्वायर्ड। देखिए पहले जो बच्चा था वो एक स्टैंडर्ड्स में उसके कोर्स की बुक्स थी, करिकुलम होता था कि आपके माइंड की ग्रेजुअल ग्रोथ होती थी। अब इट्स लाइक टू मच इंफॉर्मेशन देयर। तो ये भी तो एक नुकसानदेह चीज़ है ना कि एक चीज़ का आपको वक्त से पहले पता चल रहा है एंड यू डोंट नो, आप उसकी एसेंस को समझ नहीं सकते, उसकी सिग्निफिकेंस का आपको आइडिया नहीं है। तो ये भी तो एक नुकसान है कि हर चीज़ इज ओपन नाउ। यस, इसकी एक रीज़न ये है कि सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और जब हम फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया अपने अकाउंट्स बनाए ना, तो उसमें हम एक चीज़ ज़रूर करें कि वो ना आपसे आपके इंटरेस्ट पूछ लेता है कि आपके इंटरेस्ट क्या हैं। फुटबॉल है, फैशन है, ब्यूटी है, टूरिज़म है, तो आप उनको फ़िल्टर कर लें।
आपके जो इंटरेस्ट हैं, फॉर एग्जांपल मेरा इंटरेस्ट मीडिया है तो मैं मीडिया से रिलेटेड BBC, न्यूयॉर्क टाइम्स ऐसे पेजेस को फॉलो कर लूँ या ऐसे ट्रेंड्स को लाइक कर दूँ कि मुझे अननेसेसरी न्यूज़ ना आए। और जो आपने बात की है मिस इन्फॉर्मेशन, एक अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू, इसको कंट्रोल करने का जरिया ना तो गवर्नमेंट है ना कोई इदारा है, हम खुद हैं। हम कोई खबर पढ़ें तो पहले उसकी तस्दीक कर लिया करें, हमारा दीन भी हमें ये सिखाता है। और हम उसको फैलाने से पहले, शेयर करने से पहले, हमें जो चीज़ मिर्च मसाले वाली लगती है हम उसको फौरी शेयर कर देते हैं। तो हमें और उसमें बिलीव करते हैं और लोग चाहते हैं कि एटलीस्ट चलो बाद में अगर इसकी कोई तस्दीक आ भी गई तो अभी तो हम इंजॉय कर लेना। एग्जैक्टली। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उस्मान, मैं चाहूँगी कि इस बारे में भी आप थोड़ा सा अपना व्यू पॉइंट बताओ कि देखिए अब आपको पता है कि लाइक आप कहते हो कि अच्छा 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज ही मैं बैठता हूँ, लेकिन यू एंड अप वेस्टिंग लाइक 2 आवर्स। अच्छा, उसका क्या, ये जो अब एक नया रील्स का कॉन्सेप्ट आ गया, यू नो, एक दूसरा, अब ये पहले एक जगह थी रील्स, अब ये फेसबुक ने, इंस्टा ने, हर जगह शॉर्ट रील्स, क्योंकि आपके ब्रेन के जो वो हार्मोन्स हैं, हैप्पी हार्मोन्स, वो इतने एक्सेसिव मिकदार में रिलीज हो रहे हैं, जो डोपामिन इज लाइक वेरी एडिक्टिव, और वही एडिक्शन होती है कि जी आप उसको देख रहे हो और बिल्कुल आपको पता है आगे की जो फ्यूचर जनरेशन है जिनकी माओ ने बहुत ज़्यादा स्क्रीन पर टाइम लगाया, दे आर गोइंग टू बी डम जस्ट बिकॉज कि आपके ब्रेन को वो एक्सरसाइज नहीं मिल रही और वो जो पॉजिटिव हार्मोन है वो ज़्यादा तादाद में रिलीज हो रहा है। तो कितना ज़रूरी है स्क्रीन टाइम अपने ऊपर भी लॉक करना? इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं एक रिसर्च है कि हर पाकिस्तानी तकरीबन 5.5 घंटे स्क्रीन पे गुजारते हैं मोबाइल, ज़्यादा, और तकरीबन एवरेज। बिल्कुल, हाँ। तो हम तो हमारे हाथ में ये सुबह उठने से लेकर रात तक होता है, यानी कि 12-13 घंटे हमारे हाथ में होता है, लेकिन 5.5 घंटे हम इसको देखते ही देखते हैं एवरेज। तो हमारा टाइम स्पेम इससे इतना कम हो गया, हम 15 सेकंड की रील भी वो देखते हैं जिसमें एंटरटेनमेंट हो, जिसमें सेंसेशनलिज्म हो, जिसमें पॉजिटिव कंटेंट नहीं होगा, हम उसको। और आपके ब्रेन के लिए इट्स वेरी डैमेजिंग कि आप यूं स्क्रॉल कर रहे हो उसको इतनी इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब दे रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे आपको लगता है जब आप 2 घंटे बाद उठते हैं आप मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके हो। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि हम कोई ऐसी चीज़ें, ऐसी आदत अपना लें जिससे हमारा टाइम वेस्ट ना हो। देखें, आप एंटरटेनमेंट, ठीक है, आप आधा घंटे एंटरटेनमेंट करें, लेकिन आप बाकी टाइम कोई ऐसी वीडियो, मेरे ख्याल से कोई स्विच ऑफ मोड होना चाहिए आपके मोबाइल में कि ऑटोमेटिकली जब वो देख ले कि आपने आधे घंटे से ज्यादा बैठ के देख रहे हो तो वो स्विच ऑफ हो जाए। ये मोबाइल में ऑप्शंस होते हैं, वी कैन यूज देम। मैं इसको यूज करता हूँ कि मुझे पता चला है कि मेरी स्क्रीन 15 मिनट से ज्यादा होती है ना तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन ऑफ हो जाती है। तो इट्स अप टू अस। हर चीज का नेगेटिव यूज भी है, इसका पॉजिटिव यूज भी है। नेगेटिव यूज ये है कि यू कैन मेक योर ई-कॉमर्स स्टोर ऑन सोशल मीडिया, यू कैन सेल योर प्रोडक्ट्स। आप अपनी आवाज बेच सकते हैं, आप अपना हुनर बेच सकते हैं, आप खाने बना के बेच सकते हैं। उसमें खवातीन के लिए तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। ई-कॉमर्स में हम बहुत ज्यादा पीछे हैं। हम सिर्फ एंटरटेनमेंट ले रहे हैं, वी आर कंटेंट कंज्यूमर्स, हम कंटेंट क्रिएटर्स नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम सेलर बन जाएं। कंटेंट क्रिएटर भी आप देखें, आप कंटेंट क्या बना रहे हैं। अभी आप देख रहे थे कि कंटेंट क्रिएशन की हम बात तो करते हैं, बट व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट इज बीन क्रिएटेड। अगर आप अभी टिकटॉक की बात करें, क्या कंटेंट है वहाँ पे, यू नो, कि अगेन ये भी आपकी एक सोसाइटी का एक पिक्चर है, वेरी यू नो, वो कि हम क्या हैं, हमारी सोच के एज अ नेशन हम किधर जा रहे हैं। उस्मान, हमारे पास गुफ्तगू लामहदूद और वक्त बहुत महदूद है। जाते जाते कोई लास्ट मैसेज देना चाहें हम हमारे देखने वालों को? यस, लास्ट मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि देखें, विदाउट इन्वेस्टमेंट हम 4 दुकानों के मालिक हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब। आपके पास कोई स्किल है, आप उसको बेचें, बजाय ये कि आप उसको अपने पास रख के बैठे रहें। कि कभी ज़माने में हम भी शिकवा किया करते थे कि हमें मीडिया तक एक्सेस नहीं मिल रही। अब हम 4 टीवी चैनल के मालिक हैं, हमारे पास कोई चीज़ है, टैलेंट है, उसको हम बेचें। और डू नॉट यूज़ सोशल मीडिया फॉर नेगेटिव पर्पसेस, यूज़ इज़ फॉर पॉजिटिव पर्पसेस। इसको आप अपना ई-कॉमर्स स्टोर बनाएं, अपना यूट्यूब चैनल बनाएं, अपना फेसबुक अकाउंट को पब्लिक करें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान। और इसके साथ ही जनाब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। आपसे मुलाकात होगी कल इसी वक्त इसी जगह। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।